All right, so good evening, everyone. We'll just wait for 3 more minutes. I'm just trying to give a buffer of 5 minutes so that everyone gets a fair chance to join in. And we will be starting 7:35 sharp. सो गाइस पहले अपन स्टार्ट करें उसके पहले एक थोड़ी सी इनफॉर्मल सी बात है। एक मैंने चैट पे मीटिंग के चैट में एक मैंने यूट्यूब वीडियो का लिंक डाला है। सो दैट्स फ्रॉम अ चैनल कोडिंग जीसस। सो वो एक्चुअली एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में काम करता है। सो मुझे एक्चुअली ऐसे ही अपने रिकमेंडेशंस में दिखा रहा था एंड ही हैज मेड अ वीडियो दैट व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज गार्बेज। सो एक्चुअली मैं क्योंकि आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट एंड मैं ऐसी टाइप की चीज़ें ढूंढते रहता हूँ दैट वो आर चैलेंजिंग दैट स्टफ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं एंड बहुत सारे मतलब वो फालतू थे। तो मैंने ये वाला भी ट्राई किया एंड एक्चुअली उसके पॉइंट्स काफी सही थे। Karthik, can you mute your mic, please? Okay. So, Karthik, can you mute your mic? आवाज इको आ रही है। Okay, thank you. ओके, सो मैंने कोडिंग जीसस का यही वाला वीडियो देखा दैट व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज गार्बेज एंड उसके कुछ पॉइंट्स थे जो लाइक काफी फंडामेंटल पॉइंट्स थे एंड मतलब काफी इंट्रीगिंग पॉइंट्स थे। वो काफी हमारे मतलब विजन को खोलने वाले एंड लाइक उसके लिए कोई भी बहुत ज्यादा फाइनेंस का नॉलेज ज्यादा चाहिए नहीं। उसने बहुत ही सिंपल टर्म्स में टेक्निकल एनालिसिस को गार्बेज प्रूव किया है। सो अगर आपको लाइक टाइम मिले तो वो एक बार जाके देखना एंड उसमें मतलब उस चैनल में काफी टाइम उसने मतलब बताया कि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट राइट, इट्स नॉट द राइट वे टू गो एंड पार्ट ऑफ मी वांट्स टू बिलीव हिम, बट मैंने इतना टाइम दिया टेक्निकल एनालिसिस को, सो इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर मी टू ट्रांजिशन, यू नो। सो ही फोकसेस दैट हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स की तरफ जाना चाहिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए एंड actually his channel only inspired me to study about statistics and apply those statistical concepts in trading. So I'm still on my learning phase. I'm not still capable or qualified even to talk about that in front of someone. So I won't be talking about that. But ये वाला वीडियो आप जाके चेक करना, it's hardly of 10 minutes, I guess 10 or 15 minutes. So like he has like literally opened my mind कि क्या होती है, कैसे होती हैं चीजें। So you can do that. Again, I am not discouraging कि technical analysis नहीं करना चाहिए. I myself am earning from technical analysis quite well. Its analysis is good when it's simple, but yeah, कुछ drawbacks हैं and he has like pinpointed them. And उसका argument यही है कि हो सकता है कि आप short term में बना पा रहे हो पैसा technical analysis के through, but long term में it won't last. Technical analysis won't get you anywhere. सो आई डोंट नो, मैं भी काफी कम टाइम से ट्रेडिंग करता हूँ। इन द ट्रेडिंग करियर अगर बोलेंगे तो 3-4 साल बहुत ही कम होता है, कुछ भी नहीं होता है। या 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, बट स्टिल एक बार आप जाके उसको चेक करना। आई थिंक इट यू विल रियली लाइक हिज वीडियोस। अगेन मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसके चैनल को प्रमोशन करके मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बट स्टिल आई लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। सो ठीक है, सो अब हम अपने मेन टॉकिंग पॉइंट्स में आते हैं कि मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देता हूँ आपको। कल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दैट कार्तिक, बस 2 मिनट, लेट मी जस्ट गिव देम अ क्विक फ्लैशबैक देन यू कैन स्टार्ट।
सॉरी। ओके, सो एक आपको फ्लैशबैक दे देता हूँ। मैं कल के सेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ सिस्टम विच वी विल बी यूजिंग फॉर फिल्टरिंग आउट स्टॉक्स। अब ये फिल्टरेशन का ना लेयर्स होगा, काफ़ी सारे लेयर्स होंगे। Can you please stop sharing the screen? It's like really annoying seeing my face on the screen while talking. Yeah, thank you. No issues. It's on it. So हाँ, तो मैं बोल रहा था technical analysis is a system and we will be having different layers and हम इन layers को individually study करेंगे. So एक layer जैसे हो गया आपका candlestick pattern का जो हमने कल देखा था. आज हम एक और individually देखेंगे एक और layer को, that is support, resistance, supply zone, demand zone, basically price action. मोटा मोटी तौर पे अगर देखें तो that's price action. So ऐसे करके एक लेयर होता है आपके इंडिकेटर्स का एंड मूविंग ऑन। ठीक है, सो अब सिस्टम हम कैसे बनाएंगे? हम किसी भी एक इंडिविजुअल लेयर के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम सिस्टम ऐसे बनाएंगे, हम इन्हीं में से एक दो लेयर्स लेंगे एंड उनको कंबाइन करके देन वी विल मेक अ सिस्टम एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम वुड बी यूनिक फॉर ईच ऑफ it will be unique for each one of us. All right, क्योंकि it will be depending that which particular layers you are including within your system. हो सकता है कि आप सिर्फ एक ही layer include करो, या आप दो layers use करो, या आप 5-6 layers use करो filtering के लिए. So it will be unique. It will be your unique system. So आज हम एक layer को individually पढ़ेंगे, that is support, resistance and supplies on demand zone. We will be starting off with support and resistance, and supply zone and demand zone is just a bit advanced concept which is pivoted on support and resistance. Concept same है, बस थोड़ा सा ये ज़्यादा advanced है, supply zone and demand zone. Alright, so we will be starting with support and resistance. Karthik will be guiding you through it. Karthik, you can now start, please. All right. I'm audible. Yeah, Karthik, you are audible. So, good evening, everyone. I hope you are all are keeping in good shape. सब ठीक होंगे घर पे यार। तो लास्ट टाइम अपन ने कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कशन किया था। जो लोग नहीं थे यार वो देख लेना एक बार, वीडियो लिंक दे रखा होगा रिकॉर्डिंग का। तो अपन ने उसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी देखा था कि अपनी स्टॉप लॉस और अपना जो बाइंग प्राइस है वो कैंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए। लेकिन अपन ने टारगेट के बारे में डिस्कशन नहीं करा था, तो इसमें अपन वो भी करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको मैं बहुत आसान तरीके से एक बार बताना चाहूँगा। बचपन में सब पिटा करते थे, मतलब मार खाया करते थे पिताजी से, अपने फादर से। तो एक हद तक आपकी मम्मी अपन आपको पिटने देती होंगी, तो वो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में अपन देखा जाए तो एक शेयर एक हद तक ही गिरता है। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ये सपोर्ट है, बार बार ये कोई भी मतलब एक्स वाई जेड कोई भी शेयर आया, ये यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट से वापस ऊपर उठा और यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिला, इससे ऊपर नहीं जा पाया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर उठा, फिर उठता उठता फिर वही रेजिस्टेंस लिया, और किसी ना किसी दिन वो इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को भी तोड़ता ही होगा और नीचे गिरता होगा। तो अपन यार इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। मेरी नज़र में बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। कैसे हटेगा ये? तो अपन ऑडिबल हूँ ना मैं अच्छे से? थोड़ा सा कट रहा है लेकिन ऑडिबल हो। ठीक है यार, फिर भी देख लेते हैं। चलो कोई नहीं। आईटीसी लिया है मैंने, इसको मैं वन डे टाइम फ्रेम अभी पे क्लियर बोलता नहीं आ रहा करते। हूँ। अभी आ रहा है?
नहीं सबको ऐसी आ रही है क्या? हाँ सर भाई देखो डिस्टर्बेंस आ रहा है वैसे आवाज से कटके तेरी। शाश्वत वही कर लेता है ना यार, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, हाँ ओके। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मुझे कुछ पीपीटी वीपीटी की जरूरत है नहीं। कौन सा टिकर ओपन करना है कार्तिक? चलो उसने आईटीसी खोला था, डेली टाइम फ्रेम। ITC कार्तिक तू स्टार्ट कर सकता है। सॉरी गाइस यार, आई डोंट नो हाउ कैन आई बी दैट सिली, मैंने लीव पे क्लिक कर दिया था, सो फनी, आई एम सॉरी। हाँ, आईटीसी यार देख रहे थे अपन। तो आईटीसी पे आप देख सकते हैं बार बार ये स्टॉक इस लेवल पे आया है जहाँ शाश्वत ने पॉइंट आउट कर रखा है। 199 200 के लेवल पे कई बार आया है इसने। 216 पे भी कई दिन गुजारे हैं। मतलब इसको मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, ये हमेशा इस लेवल पे सपोर्ट उठाता है, और कई बार इसने इसको ब्रेक भी करा है। ऐसा नहीं है, एक दो बार ब्रेक भी करा है, और इसी लेवल से इसने कई बार सपोर्ट उठाया, और रेजिस्टेंस इसका जो है फिर वो उसके ऊपर जा नहीं पाया। आप देख सकते हैं ये दिसंबर में भी इधर आया था नीचे। शाश्वत ने एक लाइन ड्रॉप कर रखी है 2005 पे। 2005 आज इसकी वो है क्लोजिंग प्राइस, और 200 200 पे इसने कई बार सपोर्ट उठाया है, वहां से उठाया बार बार। तो इसको अपन बोलेंगे सपोर्ट लेना, यानी ये स्टॉक इस लेवल पे स्ट्रांग हो जाता है आके, इससे रिवर्सल हो जाता है। और कई बार ये जो सपोर्ट लेवल पे जब अगर कोई कैंडल स्टिक बनती है तो वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। और इसने कई बार रेजिस्टेंस भी देखा है, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस। शाश्वत, कैन यू पॉइंट आउट इट्स रेजिस्टेंस? हाँ, शाश्वत ने पॉइंट करा है 2018। हाँ, इसका बिल्कुल बिल्कुल यही 2220, और यही इस लेवल पे आके कई बार रेजिस्टेंस होता ही है इसमें। तो आप देख सकते हैं एक ही एग्जांपल हो गया आईटीसी, और इसके अलावा यार कोई एक स्टॉक का नाम ले दो तो वो अपन वो देख लेंगे। आरएनडी में से मत बोलना कोई भाई, कोई बाहर से बोल दो। NFLX। NFLX। हाँ शाश्वत, कैन यू ओपन NFLX? NFLX। नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, ओ। तो यार इसका भी ठीक ही सपोर्ट है ये, इस लेवल पे ही बन रहा है। हाँ, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट है 480 के आसपास, हाँ। और एक सपोर्ट उसके नीचे भी है, 466, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका शेयर ट्रेड कर रहा है कहीं इन दोनों के बीच में, जैसे कि मान लीजिए 470 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो किसी दिन गिरता गिरता 466 लेवल पे आता है तो वो हो गया आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर फिर वो ऊपर उठता है तो आपके लिए फिर वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है 485 पे। मतलब 485 पे उठ के वो रेजिस्टेंस गेन करेगा, मतलब वहां से ऊपर जाने में उसको तकलीफ होगी। और एक बार फिर वो अगर 485 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आप और ऊपर का रेजिस्टेंस चेक करिए कि कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन जब वो मान लीजिए उसके पास 485 का रेजिस्टेंस लेवल था एक टाइम पे, वो उसको ब्रेक कर देता है तो फिर वो 485 का लेवल उसके लिए सपोर्ट लेवल बन जाता है। मतलब आगे चल के फिर उस लेवल
से नीचे गिरना उसके लिए मुश्किल होता है, मतलब उस लेवल पे फिर वो सपोर्ट उठा लेता है। ठीक है। कैन एनीवन एल्स टेल मी एनी अदर स्टॉक? एनबीसीसी। अशरा ने बताया, तो एनबीसीसी का यार देख लेते हैं एक बार। एनबीसीसी का तो एक सपोर्ट यही दिख रहा है। हाँ, शाश्वत है पॉइंटेड आउट 52 लेवल, इट वाज रेजिस्टेंस लेवल वंस बट इट ब्रोक इट्स। तो आप देख आगे चल के इधर जब इसने ये पीछे था, मतलब मार्च में, तो ये इसका रेजिस्टेंस फेस हुआ था। या इट फेस रेजिस्टेंस एट दैट लेवल। फिर उसके बाद शाश्वत, कैन यू जूम इनटू जून? हाँ, या हियर। तो जब इसने ये ब्रेक करा, जब इसने एक अच्छी सी मार्बूजो कह सकते हैं इसको, इसकी विक निकल रही है लेकिन अच्छी सी कैंडल है ये, जब ब्रेकआउट हुआ अच्छी बड़ी सी कैंडल बनाई, बड़ी सी कैंडल बना के इसने ब्रेकआउट देके 57 का लेवल टच करा। फिर इसने 57 का लेवल जब टच करा, ये शायद 14 जून को हुआ। हाँ, 14 जून को करीब हुआ। फिर इसने ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल फेस करा 58 का, 58 के ऊपर ये जा नहीं पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, 58 के ऊपर गया था। कुछ 60 तक गया, ये लेवल 60 लेवल तक गया। फिर उसके बाद जब इसका ये 52 एक बार रेजिस्टेंस हुआ करता था, वही इसका सपोर्ट लेवल बन चुका है, देख सकते हैं आप। फिर इसने 52 लेवल पे जब ये रेजिस्टेंस फेस करा करता था पिछले दिसंबर टाइम में, तब उसको इसने अपना सपोर्ट लेवल बना लिया। ये 3 मार्च को इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, और इसने इसको जब ब्रेक करा तो ये इसका सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी इससे नीचे नहीं नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वो आपके लिए फिर से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होगा और फिर उससे शेयर नीचे गिरना चालू होगा, मतलब वो मुसीबत वाला वक्त होता है। फिर उसके बाद शेयर गिरता है, फिर अगले सपोर्ट लेवल तक की तैयारी होती है। जैसे कि अगर इसने मान लीजिए कल की तारीख में 52 के नीचे ब्रेकआउट दिया, मतलब 52 से नीचे गिरा, तो पहला आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बनेगा 46, मतलब आप 52 के बाद बेच सकते हैं। और आपका पहला जो सपोर्ट लेवल आ रहा है 46, तो वो आपका टारगेट होगा 46 में, फिर आप खरीद सकते हैं। फिर अगर 46 वाले लेवल को भी फिर ब्रीच करता है, तो फिर आप फिर बेच सकते हैं, और फिर आपका टारगेट होगा कुछ 41। फिर उसके बाद का जो दूसरा टारगेट होगा उसके नीचे वाला, वो 38 के करीब का है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर ही होती है। और एक होती है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के लिए अपन कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं यार। कोई भी एक स्टॉक बेसिकली मितुल मितुल कार्तिक यही होता है ना कि हाँ सपोर्ट लाइन। अच्छा आश्रय, तुम बोलो बोलो। अरे हाँ। मैं पूछ रहा था, मतलब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये होता कैसे, मतलब ऐसे कौन अपलिफ्ट कर रहा है, कौन गिरा रहा है, मतलब क्या रीजन है, कैसे हो रहा है? क्योंकि यार ऐसे ये सब जस्ट ऐसे चीज, ट्रेंड देख के अपन, हो सकता है उसने 3 पैटर्न बनाया, 2 पैटर्न बनाया, लेकिन अपन दूसरे के बाद उसमें घुस गए और तीसरा उसने मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सब तोड़ के एकदम पूरा नीचे गिर गया या अपर हो गया, तो ऐसे होता मतलब। है मैं होता है ऐसा होता है आश्रय, होता है, जरूर होता है ऐसा। क्योंकि देख, शुरुआत में अपन ने टेक्निकल एनालिसिस पर डिस्कशन करते टाइम यही डिस्कस कर लिया था कि यू कांट रिलाई ऑलवेज ऑन टेक्निकल एनालिसिस, कि हमेशा टेक्निकल एनालिसिस आपके काम नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिरा, क्योंकि वो न्यूज़ की वजह से गिरा। उसके भले ही लेवल, सपोर्ट लेवल वगैरह सब उसने अच्छे से ब्रेक कर दिए, और नहीं, मार्केट किसी सीधा भी फैक्टर को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं अपन, जस्ट ऐसे नॉर्मल चल रहा है, सब सिचुएशन नॉर्मल है, बट हाँ, ये मैं जो आ रहा हूँ, सपोर्ट और मैं आ रहा हूँ। रेजिस्टेंस कंट्रोल कौन कर रहा है, ऐसा ये पूछ रहा एक ही चीज पे बेस्ड है, वो जो शाश्वत ने बताया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ माने, इसने जब ये सपोर्ट लिया ना लेवल पे, जब कहीं भी लिस्ट सपोर्ट लिया, तो ये वापस टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब हमेशा ये जब भी उस लेवल पे आता है तो बार बार उससे उठेगा। आश्रय, शाश्वत cannot say so। एक सेकंड। हाँ आश्रय, तेरा क्वेश्चन ये है ना कि मतलब क्यों बन जाते हैं वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट? मतलब कौन बना रहा है? हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिए इसलिए तो है। सपोर्ट हाँ, बनने कोई का, ये मतलब क्वेश्चन कोई है ना? ऑपरेट कर रहा है शेयर को, ओके ठीक है, या नहीं कोई ओके,
सॉरी मैंने एक्चुअली लाइट चली गई, एक मिनट। हाँ, सो मेरा कैमरा ऑफ है, एक्चुअली लाइट चली गई यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ कि कैसे बनते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ठीक है, पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ क्योंकि वो समझना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है। आपने किसी एक प्राइस पॉइंट पे बाई कर रखा है, एज्यूम कि आपने एक किसी प्राइस पॉइंट पे बाई करके रखा है स्टॉक को, एंड वो बढ़ रहा है अभी, एंड वो बढ़ते बढ़ते किसी एक प्राइस पॉइंट सपोज वाई पे पहुंच जाता है। सपोज आपने 1000 पे बाई किया एंड 1100 पे पहुंच गया है। तो अब 1100 पे पहुंचने के बाद होता क्या है कि आपको लगेगा कि अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को 10% या 20% जितने का ही प्रॉफिट है, मुझे आ चुका है अच्छा खासा प्रॉफिट, अब मैं ये बुक कर लेता हूँ। अब ये फीलिंग जब मेजॉरिटी लोगों के अंदर आ जाती है ना कि भाई अब ये हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अब यहाँ से तो ये आगे नहीं जा सकता। अब क्यों ये फीलिंग आई है उन लोगों में, ये हमें नहीं पता। ये हो सकता है न्यूज़ की वजह से आई हो या किसी और ने देख ली हो, बट यही फीलिंग है कि हमें अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस वहां पे रेजिस्टेंस बन जाता है जब बहुत सारे लोगों को सेम फीलिंग आती है कि यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ये स्टॉक। कोई एक ऑपरेटर नहीं क्रिएट कर सकता है एक प्रॉपर रेजिस्टेंस, कर भी सकता है, बहुत पैसा लगेगा, बट जनरली ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फीलिंग्स आती है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर हमने 1000 रुपए में स्टॉक खरीदा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सपोर्ट कैसे बनता है? हाँ राघव, एक मिनट आ रहा हूँ। सपोर्ट कैसे बनता है? अगर मान लो कोई स्टॉक गिर रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, एक कोई प्राइस पॉइंट आएगा जहां पे ना मेजॉरिटी लोगों को लगेगा कि भाई अब ये ना स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सिर्फ एक जन को नहीं लगता है, मेजॉरिटी लोगों को लगना जरूरी है, तभी प्राइस एक्शन वर्क करेगा। अगर मेजॉरिटी लोगों को नहीं लग रहा है तो प्राइस एक्शन वर्क नहीं करेगा। मेजॉरिटी लोगों को लगता है एक प्राइस पॉइंट पे कि भाई अब ये स्टॉक ना अंडर वैल्यूड है, हमें यहाँ से खरीदना चाहिए, यहाँ से नीचे और नहीं जा सकता, तब बन जाता है सपोर्ट। अब ये सपोर्ट ना लॉजिकल सपोर्ट, सॉरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन सकता है। लाइक जो राउंड नंबर्स होते हैं वो यूजुअली हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं। कि रिलायंस का शेयर अभी कितना 2200 का चल रहा है, 2100, तो हमारा एक लॉजिकल सपोर्ट होगा कि यार 2000 एक राउंड नंबर है मेजॉरिटी लोगों का, तो वो सपोर्ट एक अपना 2000 पे रखेंगे। तो ऐसे करके एक सपोर्ट क्रिएट होता है ओवर अ टाइम। एक दिन में नहीं क्रिएट होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक कैंडल में नहीं क्रिएट होता। ओवर अ टाइम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ड्यू टू द साइकोलॉजी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। दैट्स इट, कोई एक जना नहीं क्रिएट कर रहा Thus, है। basically supports herd mentality, right? Yeah, it's basically hard. क्योंकि जितने भी जो ट्रेंड भी हो रहा है वो भी हार्ड मेंटालिटी से ही आ रहा है। ट्रेंड बनता कैसे? एक दिन में ट्रेंड ही बनता है। जब बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं एक ही पॉइंट पे बाई करना, तब ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो वर्क। राघव, यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ शाश्वत, एक बार चार्ट पे जाओ, वही जो खुला हुआ था। हाँ, अब जैसे यहाँ पे जो शाश्वत ने लाइन बनाई है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अब सपोर्ट का काम कर रही है, तो बेसिकली मैं इसमें एक और पॉइंट, जो शाश्वत ने वैसे तो काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, पर मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि ऐसे ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन बनी है, ये काफ़ी लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ये कोई हम लोगों ने कोई अनोखा काम इसमें करा नहीं है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा, बाद में सबको आसानी लगने लगेगी ये चीज़। तो क्या होता है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं और सपोर्ट बनाते हैं, तो काफ़ी मैक्सिमम जब रेजिस्टेंस पे कोई भी स्टॉक आता है तो सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करके सेल कर देते हैं। तो वो वापस से स्टॉक रेजिस्टेंस को ना तोड़ने की बजाय वो नीचे सपोर्ट पे वापस आता है, और फिर उस पे आदमी फिर से बाय करता है, क्योंकि सपोर्ट पे आदमी को ये लगता है कि अब ये स्टॉक यहाँ पे बाय करने का अच्छा प्राइस रेंज है। पर कभी कोई न्यूज़ ख़राब आती है या कुछ होता है, तो वो सपोर्ट भी ब्रेक करता है कितनी बार, और स्टॉक और नीचे जाता है, तो और नीचे के टारगेट्स बनते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाइंग एंट्री प्राइस को और टारगेट प्राइस को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग जो भी अपना, अगर हम लोग ने सपोर्ट पे बाय करा है, तो हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो जस्ट सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगाते हैं, कि अगर इसने सपोर्ट तोड़ा और ये नीचे गया तो ये और नीचे जाएगा, तो हम लोग को लॉस ना हो।
एंड एक और चीज, हर्ड मेंटालिटी का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ मेरे और आपके जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वही सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है इवन कलेक्टिवली। सो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआईज होते हैं, एफडीआईज होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है ये चीज को क्रिएट करने में। जो उसके प्रोमोटर्स रहते हैं उनका भी हाथ रहता है इसमें। सो इट्स लाइक अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दोस। सो हर्ड मेंटालिटी एज ऑफ मार्केट है वो, एज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर नहीं, एज ऑफ मार्केट। मार्केट में जो हर्ड मेंटालिटी चल रही है वो, please don't confuse it with the herd mentality of people like us who are retailers. It's the herd mentality of the whole market, and that herd mentality is called the trend. वही actually trend होता है। कार्तिक please continue. एनी मोर क्वेरीज यार, और किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हो? सो ट्रेंड लाइन पे चलेंगे यार। मितुल कोई स्टॉक बताएगा? कोई भी बताएगा? कोई भी जना एक स्टॉक का नाम लेगा या फिर इंडेक्स वगैरह कोई भी। वेलस्पन। कौन सा? वेलस्पन। वेलस्पन। तो इसके यार एक ट्रेंड लाइन भी होती है। ट्रेंड आपको बहुत पहले राघव ने बताया था कि अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड मतलब शेयर नीचे जा रहा है, बेरिश है तो नीचे का एक ट्रेंड से जाता है शेयर हमेशा। मतलब ऐसे नहीं कि सीधा एकदम से धड़ल्ले से गिर गया, और नहीं ऐसा होता है कि एकदम से धड़ल्ले से उठ गया। हाँ, किसी किसी में होता है कि बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो एकदम से ऊपर चला गया, रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छा चला गया। बाकी जब अगर शेयर बुलिश वे से जाता है तो एक ट्रेंड के साथ जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं अगस्त से सितंबर को लेके एक ट्रेंड चला था बुलिश अच्छा खासा। शाश्वत, कैन यू जूम इनटू दैट वन? हाँ, तो ये एक अच्छा खासा बुल रन चला था। ये स्टॉक बुलिश होके ऊपर तक ट्रेंड ट्रेंड से गया था। तो आप देख सकते हैं पहले ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है। तो ये ट्रेंड के साथ जाता है, ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर जाता जा रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जो शाश्वत ने बनाई है, ये ऐसे बनी है कि जो आपने कोई भी एक कैंडल स्टिक ली, उसका लो विक लिया और आगे वाले की कैंडल मैक्सिमम नंबर जो कैंडल स्टिक्स हैं उनकी विक से टच कराते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है। मतलब इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे नहीं जाता है आगे फ्यूचर के टाइम पे। फिर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से जैसे आप देख सकते हैं 14 नवंबर को, हाँ जहाँ ये लास्ट है, यहाँ जहां से 14 नवंबर को उससे नीचे आ गया, फिर ये वहां पर मतलब इसका बुल रन जो होता है वो खत्म सा हो जाता है। ऐसा हो सकता है, और यूं भी हो सकता है कि बार वापस ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करके फिर वापस से ऊपर आ जाए और वापस से रिट्रेस करके कंटिन्यू रखे। लेकिन यहाँ पर आके इसने ब्रेक दिया, और कई बार ऐसा होता है कि ये जब इसने ब्रेक दिया तो ये नीचे भी गिरता है कई बार, एक लेवल तक फिर नीचे गिरता है। वही अपने जो सपोर्ट लेवल होगा मैक्सिमम टाइम तो वहां तक ही गिरेगा। लेकिन मार्केट में यार अपन कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ कभी भी नहीं बोल सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये वहां पर इसका बुल रन खत्म हो जाता है। ये यहाँ पर कंसोलिडेशन के मोड में आ चुका है, फिर आगे कंसोलिडेट किया है। तो इसको अपन एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं आगे जाके। आज का ही लेवल्स देख लेते हैं, कोई ट्रेंड बना है क्या? हाँ, एक ट्रेंड बना था बेरिश सा आगे जाके। या ये जो लास्ट वाली विक जो थी उसको उठा के मैक्सिमम नंबर ऑफ विक्स को टच कराते हुए लाइन बनाई। ये उस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये इसकी ट्रेंड लाइन हो गई रेजिस्टेंस वाली। तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो क्या पता इसका बुल रन चालू हो जाता या फिर कंसोलिडेशन चालू हो जाता, और बेरिशनेस जो थी स्टॉक में वो खत्म हो जाती। तो बस ट्रेंड लाइन के लिए यही था। और कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं लास्ट, अगर कोई बता सके। ये आर&डी है में से मत क्या? बताना यार।
बैंक निफ्टी कल के लिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो यार तुम्हारे शायद ही कुछ बनेंगे ट्रेंड आज। नहीं, आज बेरिश ट्रेंड बने था। बुलिश कहाँ बुलिश यार, आज तो बेरिश बेरिश। आज मैंने इस पे शॉर्ट किया था तो मेरे को अच्छा खासा हुआ था प्रॉफिट। इसमें कुछ मेजर टर्म तो ट्रेंड दिख नहीं रहा अभी। लास्ट में कर थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड बना था। ये हाँ, हो यही अच्छी खासी बेरिश ट्रेंड ही था इसमें। आज एक लेवल तक वो शुरुआत में बुलिश था बैंक निफ्टी यार, ऊपर गैप अप भी खुला था, फिर अच्छा खासा ऊपर भी गया था। फिर उसके बाद नीचे जाना चालू हुआ तो जैसा कि भूषण गौरव को मिला यार अच्छा खासा फायदा, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया ये इंडेक्स, और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी ऊपर, इसने रेजिस्टेंस फेस करा। हॉरिजॉन्टल जो अपनी वाली रेजिस्टेंस लाइन थी वो फेस करी थी कुछ 35,000 35,268 लेवल पे। हाँ, अच्छा खासा लेवल था 35,000, इसके लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है आगे चल के। 35,000 हमेशा इसके लिए रेजिस्टेंस रहा है बैंक निफ्टी के लिए, अगर आप देखें तो। शाश्वत नीचे और वाली विक कनेक्ट कर दो। हाँ, कौन सी? एक बार तुम ग्रीन नीचे लाइन को वाली नीचे ट्रेंड। ले आओ, नीचे ले आओ ग्रीन लाइन को। नीचे? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उसको उठाओ। एक एक नीचे वाली इससे पैरेलल ट्रेंड लाइन। हाँ, तुम पैरेलल ट्रेंड लाइन उसको नीचे रेड वाली से कनेक्ट कर दो, तो उसमें तुम्हें वो ब्रेकआउट दिख जाएगा। बिल्कुल पैरेलल पैरेलल बनेगी नहीं। ये हाँ, इसको ऊपर उठा देना। हाँ, हाँ, तो ये ये एकदम एक सही। ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन थी पहले। राघव कुछ बोलना चाहेगा? राघव को अपॉर्चुनिटी देते हैं एक बार बोलने की। नहीं नहीं, तुम बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बनी थी यार, सपोर्ट वाली थी ये सपोर्ट, इस लेवल से सपोर्ट लेते हुए नीचे जा रहा था। जब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी कुछ ये करिए 34,745 पे, फिर एकदम से ये नीचे गिरा और अच्छा इसने फिर वापस क्लोजिंग दी अपन को 34,716 पे। तो ये नीचे गिरा उससे ब्रेकआउट देके, तो वो होती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो बस यार ट्रेंड लाइन के ऊपर यही था। किसी का कोई डाउट हो तो बोल दो यार, क्वेरी हो। यार मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को। ये एक्चुअली काफी मेरा फेवरेट एग्जांपल है ट्रेंड लाइंस का। मैं हमेशा दिखाता ही हूँ ये वाला। ये एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली स्टॉक है। मैं एक्चुअली पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग। सो मेरे टाइम फ्रेम्स यूजुअली हायर ही रहते हैं, डेली वीकली मंथली के। सो ये दो ट्रेंड लाइंस थे, ये काफी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, ये दो ट्रेंड लाइन हिंदुस्तान यूनिलीवर में। एंड ये काफी टाइम से स्पॉट आउट करके रखा हुआ है। एंड हो सकता है कि अब ये चीज ब्रेकआउट हो जाए या यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। रिवर्सल सा दिख तो रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आप देख रहे हो, इसी ट्रेंड। और ये वाली ट्रेंड ब्लू लाइन यार चिप मैंने आज नहीं बनाई है ये। ब्लू ब्लू चिप्स हाँ अच्छा खासा वो देते हैं ना यार, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे और स्विंग में ब्लू चिप्स बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सही मतलब इनका लेवल सही होते हैं, इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है इनका। लाइक अगर ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम अगर आप बढ़ाओगे, उसमें अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो वो थोड़ा सा ट्रैक रखना भी आपको लिए इजी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल्स में चले जाते हो तो आपको लाइक पूरे 6 घंटे बैठे रहना पड़ेगा स्क्रीन के सामने, क्योंकि हर 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल के साथ साथ एक नई ट्रेंड नजर आती रहेगी। आपको हर 5 मिनट 15 मिनट में अपना व्यू चेंज करना होगा। दैट्स वाई आपने सुना भी होगा बहुत लोगों को कि इंट्राडे इज द टफेस्ट, क्योंकि इतने जल्दी व्यू अपना चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग ही कर पाते हैं। एंड पोजिशनल ट्रेड जैसे होता है तो आपको अडेप्ट होने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है।
अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस बना रहे हो, तो आपको अपने आप को अडेप्ट करने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड इंट्राडे में आपसे वो टाइम छीन लिया जाएगा एंड दैट्स व्हाट इंट्राडे पेज यू फॉर। आप कितना जल्दी व्यू उसमें अपना चेंज कर पा रहे हो, कितना जल्दी डिसीजन ले पा रहे हो व्यू चेंज करके, उसी के लिए इंट्राडे में आपको पेमेंट मिलती है। मैं यूजुअली नहीं करता हूँ इंट्राडे, मुझसे होता नहीं है अच्छे से, मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ एंड मेरे टाइम फ्रेम्स हमेशा हायर से स्टार्ट करता हूँ मैं पोजिशनल से। सो you can try both of them. I'm not discouraging. Okay. Karthik, please continue. Really sorry to interrupt. No, that's what from my side. अगर किसी को कोई और देखना हो तो एग्जांपल अपन देख सकते हैं, बाकी क्योंकि ऐसे इतना लंबा सेशन अपन ने ट्रेंड लाइन देख लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, ज़ील शाश्वत। हाँ, ज़ील में भी एक्चुअली ऐसा ही एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। Just hide it. ये दो ट्रेंड लाइंस बन रहे थे। अगेन ये मैं आज नहीं बना रहा हूँ, ये काफी पहले से बने हुए थे। 8 फेब या मार्च में मैंने ये ट्रेंड लाइंस बना ली थी। सो अगेन ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है, तो इसमें भी पोजिशनल ट्रेड ही लिया गया था। सो अगेन ये एक ट्रेंड लाइन का ही एग्जांपल है कि ये कितने अच्छे से सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से। सो यू कैन ट्राई दैट। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी अच्छे से बताता है ट्रेंड लाइन। ओके, सो कार्तिक तेरा हो गया ना? Shall I continue with supply and demand? थैंक यू एवरीवन। फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूंगा यार, किसी को कोई डाउट हो तो डीएम कर सकता है, देखना हो, कुछ भी पूछना हो, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी नहीं, हमारे ग्रुप में जो भी एडमिन है, कोई भी एडमिन है, उसको मैसेज कर दो यार, किसी कोई भी क्वेरी हो तो, और कुछ भी सजेशन हो, क्रिटिसिज्म, तो वी आर ओपन टू एवरीथिंग, यू कैन मैसेज अस एनी टाइम। थैंक यू शाश्वत, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड जोन हम फिर डिस्कस करते हैं आपकी क्या होता है, क्या कंसेप्ट है उसके पीछे का। ऑलराइट, सो यार सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाने से पहले सप्लाई डिमांड जोन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करना चाहता हूँ। उसके पीछे का इंट्यूशन मैंने थोड़ा सा क्लियर आउट करने की कोशिश की जब आश्रय ने वो क्वेश्चन पूछा, बट मैं थोड़ा सा और उस पर एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वी विल जंप ऑन टू सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो यार सपोर्ट किसी स्टॉक का अगर किसी लेवल पे बन रहा है, तो जैसे अभी कार्तिक ने एक्सप्लेन किया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा कहीं सपोर्ट बनेगा। ये इंडिगो का स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे। मैं इसी स्टॉक का एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ूंगा, बाद में हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये मुझे क्योंकि बेस्ट एग्जांपल लगा समझाने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग। सो एक अगर अपन सपोर्ट बनाने का ट्राई करते हैं स्टॉक का, इंडिगो का डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये 1500 के आसपास सपोर्ट उसका बनता नजर आ रहा है। विजुअली आपको काफी क्लियर नजर आ रहा होगा कि इस जगह पे आपके सपोर्ट बन रहा है। तो अब सपोर्ट बन रहा है, अपन ने एक सिंगल प्राइस बता दी कि 1505 रुपए है भाई, यहाँ पे सपोर्ट है स्टॉक का। तो इसका इंट्यूशन क्या है इसके पीछे में? तो क्या होगा? एंड ओके, हाँ सॉरी। सो 1505 पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। अब इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ये है सपोर्ट का कि जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट इस प्राइस पॉइंट को टच करता है, इन दिस एग्जांपल 1505, बहुत सारे बायर्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं एंड दे ट्राई टू बाय द स्टॉक। अब वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं, सो दे आर इंक्रीजिंग द डिमांड। एंड अगर आपको थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, आपका प्राइस इंक्रीज होगा। दैट्स द इंट्यूशन बिहाइंड दिस सपोर्ट लाइन। सो यहाँ पे 1505 हमने जो एक प्राइस दे दी है, हमारा कहना ये है कि 1505 पे जैसे ही इंडिगो आता है, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत सारे बल्क में एंड दे start to buy the stock at 1505 rupees, 1505.40 to be precise.
एंड वो डिमांड बढ़ा देते हैं, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन डिमांड बाय द बेसिक लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम देयर। ये बेसिक इंट्यूशन है सपोर्ट का। ऑन द कॉन्ट्ररी रेजिस्टेंस में यही होता है। अगर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करें तो यहाँ पे बनता है। रेजिस्टेंस का इंट्यूशन ये है दैट 1776 पे अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो वहां पे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आता है इंडिगो का शेयर, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक एंड दैट इंक्रीजेस द सप्लाई। सेल कर रहे हैं मतलब वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, एंड बाय द बेसिक लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स by increasing the supply the price decrease. So that's the basic intuition and basic economics behind support and resistance. अब अपन आते हैं अच्छा ये अब एक सिंगल प्राइस है, प्लीज माइंड दैट कि ये एक सिंगल प्राइस है। सपोर्ट हम बोल रहे हैं 1505 पे, दैट इज वन सिंगल प्राइस, एंड 1776 पे अपन बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, दैट्स वन सिंगल प्राइस। अब मैं वन सिंगल प्राइस पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ वो मैं थोड़ी देर में क्लियर आउट करता हूँ, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। ऑलराइट, सो ये था बेसिक इंट्यूशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का, जहां हम एक सिंगल प्राइस दे रहे हैं। अब अपन आते हैं जोन्स पे, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। सो अब थोड़ा सा क्लियर होना आपका स्टार्ट हुआ होगा कि सप्लाई जोन नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेजिस्टेंस के आसपास कहीं तो बनेगा, क्योंकि सप्लाई रेजिस्टेंस पे स्टार्ट होता है, सप्लाई इंक्रीज होना रेजिस्टेंस पे स्टार्ट होता है, दैट्स वाई सप्लाई जोन भी रेजिस्टेंस के पास ही बनेगा। सिमिलरली जो डिमांड जोन है वो सपोर्ट के पास में कहीं तो बनेगा, कहाँ बनेगा वो हम देखते हैं, बट डिमांड जोन सपोर्ट के पास ही बनेगा, बिकॉज सपोर्ट पे आने के बाद बायर्स गेट एक्टिवेटेड एंड दे इंक्रीज द डिमांड। सो डिमांड जोन विल बी समवेयर अराउंड द समवेयर अराउंड आवर सपोर्ट लाइन। अब देखते हैं कि ये बनेंगे कैसे। सो मैंने बना के रखा है इस स्टॉक में, उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, सो ये जो आपको पिंक बॉक्स दिख रहा होगा अभी लैपटॉप पे, ये है एक जोन। तो जब अपन जोन बनाते हैं ना तो अपन ने बेसिकली किया क्या, इंस्टेड ऑफ गिविंग वन सिंगल प्राइस, हम सपोर्ट में क्या कर रहे थे, हम एक प्राइस बता रहे थे यार कि उस प्राइस पे जैसे ही आता है तब बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बट जब अपन जोन की बात करते हैं ना तो जोन में हमने एक प्राइस का रेंज दे दिया। इन दिस एग्जांपल द प्राइस रेंज इज फ्रॉम 1504 टू 1549, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो जोन बनाते वक्त हम एक प्राइस का रेंज दे देते हैं कि जब इस रेंज में आता है वो इंस्ट्रूमेंट तब बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार समराइज करता हूँ। जब अपन नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं तब हम सिर्फ एक सिंगल प्राइस देते हैं, हम 1505 का एक सिंगल प्राइस दे देते हैं। बट जब अपन डिमांड जोन बना रहे हैं तब हम प्राइस का एक रेंज दे दे रहे हैं कि इस रेंज में जब आएगा then we will call that buyers are getting activated and supply demand will increase from here. So अब ये वाली चीज आपको थोड़ा सा और इंट्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ, सप्लाई जोन में होता क्या है। ओके, सो जैसे ही कोई स्टॉक डिमांड जोन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो जैसे ही कोई स्टॉक डिमांड जोन पे आया, ये हमारे पिंक बॉक्स के अंदर आया, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है इस जोन में कि जैसे ही ये स्टॉक टच करता है इस जोन को, दैट इज 1549 जो अपर रेंज है इसका, जैसे ही वो टच करता है तो कुछ बायर्स 1549.95 पे एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ लोग 1549 पे बाय करेंगे, बट सारे लोग नहीं बाय करेंगे। कुछ लोग हो सकता है 1530 पे बाय करें, कुछ लोग हो सकता है 1520 पे बाय करें, कुछ लोग हो सकता है 1500 तक वेट करें एंड वहां पे बाय करें। तो अगेन हमने एक रेंज दे दी। बट जब अपन सपोर्ट नॉर्मल सपोर्ट की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि भाई एक ही प्राइस है जहां पे सारे बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, जो कि थोड़ी सी गलत लगती है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक ऐसा प्राइस पॉइंट फाइंड आउट करना जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ रेंज ऑफ प्राइस जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सो दिस इज मोर प्रैक्टिकल, आपको इंट्यूशन इसमें से ज्यादा मिलेगा कि इस रेंज में जब भी आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट तो बायर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी का ऑपोजिट हो जाता है आपका सप्लाई जोन, जिस रेंज में आ जाता है स्टॉक, अगर उस प्राइस रेंज में आ जाता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक
ये मैंने सप्लाई जोन भी बनाया हुआ है ऊपर। अगर इस पर्टिकुलर जोन में आ जाता है स्टॉक तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये अगेन एक प्राइस रेंज मैंने दी है, एक सिंगल प्राइस नहीं दी है। हमने जब सिंपल रेजिस्टेंस बनाई थी तो हमने एक सिंगल प्राइस दी थी, बट जब अपन सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं तो मैंने रेंज ऑफ प्राइस दी हुई है 1759 से 1800 तक। तो जब भी 1759 टच करेगा तो हो सकता है कुछ नंबर ऑफ सेलर 1759 पे सेल करे, कुछ सेलर्स 1760 पे सेल करे, कुछ 1800 पे सेल करे, तो ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे, बट इस रेंज में वो सेल करे। दैट्स द बेसिक इंट्यूशन एंड दैट्स द बेसिक difference between normal support and resistance and trend lines and between these zones. So ये zone find out करना थोड़ा सा ज़्यादा easy है, थोड़ा सा predict करना ज़्यादा easy, क्योंकि यहाँ पे अपन एक range दे रहे हैं rather than giving one single precise price point जहाँ से वो bounce back करेगा। But इसका मतलब ये नहीं है कि हम support और resistance नहीं use करते, हम वो stock to stock and chart to chart differ करेगा कि हमें कौन सा use करना है। हो सकता है कुछ केसेस में जोन ज्यादा अच्छे से बेटर वर्क करे एंड कुछ केसेस में नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छे से वर्क करे। सो मैं वो भी बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। सो ये चीज यार काफी विजुअली ही हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहाँ पे ज्यादा करेक्टली काम कर रही है। अगर हमें एक सिंगल प्राइस पॉइंट दिख रहा है, वेरी विविडली हमें एक सिंगल प्राइस पॉइंट दिख रहा है जहां से बार बार वो बाउंस बैक किया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हमें यहाँ पे बहुत विविडली दिख रहा था कि इसी प्राइस पॉइंट से वो बार बार बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ पे कोई भी टाइप की नॉइज ज्यादा थी नहीं, बहुत इजीली ये यहाँ से बाउंस बैक कर रहा था। तो यहाँ पे हम जोन बनाने नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम चल रहा है। बट इन केस ऑफ इंडिगो आपके यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमें विजुअली कोई एक प्राइस पॉइंट नजर आना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। अगर आप बोलते हो कि ये वाला जो प्राइस पॉइंट है जो 1504 वाला है उसको सपोर्ट बना दो, तो आपके ये वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकता है छूट जाए कि ये वाली कैंडल कभी इसको टच ही नहीं की। तो इससे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी ज्यादा एनहांस हो जाती है क्योंकि हमने इसमें एक रेंज दे दिया प्राइस की। तो हो सकता है कि हमारा जो प्राइस है इंस्ट्रूमेंट का वो एक सिंगल प्राइस को टच ना करे, बट वो इस जोन में आ जाए। तो जैसे ही वो जोन में आ जाता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव होने के प्रोसेस में चले जाता है। सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दैट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कुछ अगर क्लियर ना हुआ हो तो। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें कि जोन कैसे, मतलब डिफरेंस क्या है? तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी एक रीसेंट ट्रेड लिया हुआ था मैंने, पर्सनली मैंने ट्रेड लिया था इसमें, आइडिया का ये स्टॉक है। सो इसमें भी देखो कि ये वाला एरिया भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, मैं आऊंगा इस पे भी कि यहाँ तक मैंने एक्सटेंड क्यों करके रखा है। अभी सब आप इस एरिया पे फोकस करो कि इस वाले एरिया में जब जब स्टॉक आया है यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं एंड उन्होंने एक डिमांड दे रखी है। अब एक क्लासिकल एग्जांपल, अगर हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, भूल जाओ कि ये वाली चीज अभी तक बनी हुई है, हमारे पास डेटा मान लो यहीं तक का है फ्रॉम 19 अक्टूबर, तो हमारा कुछ जो सपोर्ट लाइन है वो यहाँ कहीं पे बनता, अराउंड 7.90 रुपीज। मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ चीज़ों को। हमारा सपोर्ट कहीं यहाँ पे बनता। अब तुम देखो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनता, हमें ये वाला ट्रेड कभी मिलता ही नहीं। जो 10 में वाला ट्रेड है ये हमें कभी मिल ही नहीं पाता क्योंकि इसने सपोर्ट को कभी टच ही नहीं किया। तो यही हमें फायदा मिल जाता है जब अपन बनाते हैं जोन्स बनाने का हमें यही फायदा मिलता है क्योंकि अपन ने जब जोन यहाँ पे बनाई थी तो ये वाला जो प्राइस है वो इस जोन पे आ गया था, इन आवर डिमांड जोन इट वाज देयर, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। अगर हम सिर्फ सपोर्ट पे काम कर रहे रहते तो हमारा ये ट्रेड कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ होता। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड। ठीक है, सो अब एक और कॉशन वाली चीज है यार जो कि बहुत ज्यादा आपको काम आएगी।
आपने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया, आपने जोन्स पढ़ लिए, तो आप अभी जाके अगर कोई भी चार्ट देखोगे ना तो आपको हर चार्ट में लाइंस नजर आएंगी, हर चार्ट में जोन्स दिखेंगे, हर चार्ट में आपको लगेगा कि ये तो सप्लाई जोन में, या तो ये डिमांड जोन में, या तो ये सपोर्ट के पास है। बट यूजुअली होगा क्या, प्रैक्टिकली वो ना काम नहीं करेंगे। आप 20 स्टॉक्स देखोगे ना, आपको हो सकता है अभी आप देखोगे तो आपको 20 स्टॉक्स में मिल जाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट ना वो फीजिबल नहीं होंगे वो वाले। तो अब इस चीज को हम एलिमिनेट कैसे करें, जो इररिलेवेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन्स है उन चीजों को हम एलिमिनेट कैसे करें। सो दो पैरामीटर्स है जो मैं यूज करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ जानने के लिए, कि वो कितने ज्यादा रेलेवेंट है वो जानने के लिए, एंड वो यूज करना बहुत जरूरी है। सो ये सिर्फ दो बेसिक पैरामीटर्स है जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। सो ये बेसिक पैरामीटर्स को तो पहले आप ध्यान रखना कि ये पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर जोन में। तो पहला पैरामीटर तो है नंबर ऑफ टचेस। मैं वापस से इंडिगो के स्टॉक में आ जाता हूँ। हाँ, सो पहला पैरामीटर तो है नंबर ऑफ टचेस। नंबर ऑफ टचेस मतलब आपके जोन में वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस कितने बार आया है। सो यहाँ पे इस इंडिगो के शेयर में अगर मुझे नंबर ऑफ टचेस कैलकुलेट करना होगा तो ये हो गया एक टच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, 6 बार ये टच किया है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टचेस होंगे आपके जोन में उतना स्ट्रॉन्ग है आपका जोन, उतनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आपके जोन के वर्क करने। वैसे अगर मैं सप्लाई जोन पे अगर काउंट करूं तो ये 1 बार, 2, 3, 4, 5 और ये 6th वाला अभी वर्कआउट हो रहा है। तो यही जितने ज्यादा नंबर ऑफ टचेस होंगे उतना आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ज्यादा रिलायबल है, एंड उतना ही ज्यादा रिलेवेंस है उस जोन की। ये हो गया पहला पैरामीटर। तो मिनिमम तो 3 टचेस आपके होने ही चाहिए, आपके जोन में 3 टचेस होने ही चाहिए। थर्ड टच में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मान लो आपके आइडिया के शेयर में आता हूँ, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा आपको ज्यादा। हम्म, ओके, सो नंबर ऑफ टचेस आपके 3 तो एटलीस्ट होने चाहिए। आपका जो जोन है उसमें 3 टचेस तो होने ही चाहिए। अगर सिर्फ 2 टचेस है ना तो वो आपका वर्क करेगा नहीं। तो जैसे जब मैंने ये वाला जोन बनाया था ना तब तक इसमें 2 ही टचेस हुए थे। एक टच तो यहाँ पे हुआ था, इस जोन पे एक टच यहाँ पे हुआ था, दूसरा टच यहाँ पे हुआ था, ये 2 टचेस हुए थे, एंड तीसरे टच होने को आ चुका था। तो अगर ये तीसरा टच अगर फेल हो जाता ना तो फिर ये जोन खत्म हो जाता, इसकी कोई रेलेवेंस रह नहीं जाती, क्योंकि तीसरे टच में ये फेल हो गया। बट क्योंकि ये तीसरे टच में सक्सेसफुल हुआ तब मैंने इसमें ट्रेड लिया था। तो 3 टच तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए। तीसरे तीसरे टच में आप ट्रेड ले सकते हो, बट दूसरे टच में आप ट्रेड बिल्कुल मत लेना, लॉन्ग टर्म में फेल कर जाओगे। तीसरे टच का बिल्कुल वेट करना ट्रेड लेने से पहले। तो ये पहला पैरामीटर हो गया नंबर ऑफ टचेस। सेकंड आपका पैरामीटर है जो आप जोन बना रहे हो वो पहले क्या था। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरे स्टॉक में आ जाता हूँ। GMM फॉडलर है, इसमें भी मैंने कल ट्रेड लिया हुआ है। ये भी एक स्टॉक है जिसमें मैंने पर्सनली ट्रेड लिया है। सर मैं यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी चीज बताऊंगा नहीं जो मैं पर्सनली यूज करता नहीं हूँ, या यूज करना छोड़ो, मैं यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उससे आपको क्या कुछ फर्क आपको पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो मुझे प्रॉफिट कमा के दे रही है यहाँ पे एक्चुअली में। मैं पर्सनली सिर्फ वही चीजें डिस्कस करूंगा, एंड ये सारे ऐसे स्टॉक्स है जिनमें मैंने खुद पर्सनली ट्रेड लिया हुआ है। तो ठीक है, सो मैं जहाँ पे था, दूसरा जो पैरामीटर है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जोन रेलेवेंट है कि नहीं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला जो जोन है ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पे ये टचेस हुए हैं, मल्टीपल 3 टच हुए हैं, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले। एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक काफी अच्छी रैली दिखाई इसने, एंड फिर वापस आया इसी जगह पे,
एंड इसी जगह से इसने सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका जोन, जो आपका सप्लाई जोन है, अगर वो ब्रेक हो जाता है एंड बाद में अगर वो डिमांड जोन की तरफ वर्क करने लगता है, तो उस स्टॉक का बहुत, उस जोन का काफी बहुत रेलेवेंस हो जाता है, वो जोन आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है। ये सेकंड पैरामीटर। सिमिलरली अगर आपका कोई स्टॉक पहले डिमांड जोन हुआ करता था, जैसे ये वाला जोन, एंड बाद में अगर वो रेजिस्टेंस दे रहा है, that is, it is acting as a supply zone, then again this zone becomes really important and this zone becomes really strong. ओके, सो ये सेकंड पैरामीटर है। तो पहला तो हमें चेक करना है कि टचेस, नंबर ऑफ टचेस कितने हैं। अगर 3 से कम टचेस है तो हमें ध्यान देना नहीं है। तीसरे टच में हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर है कि जो अपन जोन ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या पहले उसका ऑपोजिट जोन रह चुका है। मतलब अगर हम अभी, अगर अपन डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या वो पहले सप्लाई जोन था। अगर था तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर नंबर ऑफ टचेस हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर वो पहले सप्लाई जोन था एंड अब अगर डिमांड जोन बन रहा है तो फिर हम नंबर ऑफ टचेस इग्नोर भी कर सकते हैं कुछ केसेस में। एंड सिमिलरली अगर वो सप्लाई जोन हम बना रहे हैं एंड वो पहले अगर डिमांड जोन था तो अगेन वो काफी एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जोन्स। ई जोन्स का क्या रेलेवेंस है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ आप लोग को कि ये ना सिर्फ एक लेयर है फिल्टरेशन प्रोसेस का। जैसे कि मैंने बोला, हम एक लेयर पे फिल्टर करके कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बाद, हम मल्टीपल फिल्टर्स को कंबाइन करेंगे। तो अभी आप जोन्स बनाना प्रैक्टिस करने के लिए जोन स्पॉट आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बना के दे दे रहा हूँ तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना, कोई बना के दे दे रहा है तो, बट जब आप नेकेड चार्ट्स देखोगे तो वो काफी मुश्किल हो जाएंगे। तो कॉशन ये है कि आप जाके ट्रेड करना मत चालू कर देना। आपने अगर कोई जोन स्पॉट कर लिया है तो उस पे वॉच रखो उस जोन पे, कि जब उस जोन पे आ रहा है प्राइस तो वहां से हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ कि कैसे वो चीज देखनी है। इंडिगो के शेयर पे आके वापस से एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिगो का। ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक बार डिलीट कर ही देता हूँ यार, वापस से जोन बना लूँ। ऑलराइट, सो हाँ, हमने जैसे ये जोन स्पॉट आउट कर लिया, आपने भी मान लो किसी एक स्टॉक पे स्पॉट आउट कर लिया जोन, ठीक है। तो अब ना आप वेट करो कि उस जोन पे आने दो स्टॉक के प्राइस को एंड फिर चेक करो कि उसका मूवमेंट वहां से कैसा हो रहा है। जैसे हम लोग ने ये वाला जो जोन है ना इंडिगो में, वो हमने करीब अप्रैल में ही स्पॉट आउट करके रख लिया था, 19 अप्रैल के आसपास, ठीक है। 19 अप्रैल को ना ये वाला स्टॉक इस जोन पे आ चुका था, बट हम जस्ट बिकॉज ये डिमांड जोन में आ गया है हमने तुरंत बाई नहीं कर लिया, क्योंकि डिमांड जोन से हमें पता है कि थ्योरेटिकली क्या होता है, डिमांड जोन में बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं एंड फिर वो डिमांड इंक्रीज कर देते हैं एंड प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो 19 अप्रैल को आ गया था स्टॉक डिमांड जोन में, बट हमने उसी दिन बाई नहीं किया। हम वेट कर रहे थे किसी काइंड ऑफ कॉन्फर्मेशन का, एक और सेकेंड लेयर के कॉन्फर्मेशन देने का। सो यहाँ पे हमने ट्रेड इसी बेसिस पे लिया, हमने वेट किया। 19 अप्रैल को कुछ भी हमें दिख नहीं रहा था कॉन्फर्मेशन, 20th को भी कुछ नहीं दिखा, एक भले ही ग्रीन सी कैंडल बनी बट काफी लंबे विक्स थे, तो इसका कोई मतलब नहीं है कैंडल स्टिक पैटर्न में। थर्ड का भी, थर्ड डे 22 को भी कुछ उतना खास बना नहीं। जो फोर्थ डे है दैट इज 23 अप्रैल, इस दिन एक बना था हैमर, दैट इज अ बुलिश कैंडल, एक डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड की वजह से ये डिमांड जोन पे आया एंड उसके बाद 23 अप्रैल को एक हैमर बनी, दैट इज बुलिश, दैट इज अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो देखा आपने कि कैसे करके हमने दो लेयर्स को कंबाइन किया। फर्स्ट लेयर था हमारा जोन बनाना, जो कि हमने बना के रख लिया। दूसरा लेयर था हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, वो हमने यहाँ पे यूज किया और उसी बेसिस पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। हमने 23 अप्रैल को ये स्टॉक को बाई किया था। सो दैट्स हाउ वी रोल्ड इट। तो ऐसे ही करके हमें भी एक पर्टिकुलर बस हमने जोन बना लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, उसके बेसिस पे हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे। हम किसी टाइप के कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे, हो सकता है कोई इंडिकेटर यूज कर ले, हो सकता है कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, हो सकता है कोई चार्ट पैटर्न यूज कर ले, डब्ल्यू बन रहा हो, डबल टॉप डबल बॉटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब की बात करेंगे। तो ऐसे टाइप की किसी कॉन्फर्मेशन का हम वेट करेंगे।
जस्ट बिकॉज वो डिमांड जोन में आ गया है हम बाई नहीं कर लेंगे, एंड जस्ट बिकॉज वो सप्लाई जोन में आ गया है हम उसे शॉर्ट नहीं कर लेंगे। एक और एग्जांपल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें मैंने ट्रेड तो सॉरी इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया है, बट ये भी एक काफी अच्छा सिग्नल है ट्रेड करने का। यहाँ पे ये स्टॉक 28 मई को सप्लाई जोन पे आ गया था, बट हम सेल नहीं करेंगे, हम किसी टाइप के कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। उसके बाद कुछ भी हुआ नहीं, कुछ खास हुआ नहीं। ये वाला जब आप देखोगे 9 जून, तो ये एक बियरिश पैटर्न बन रहा है। एक अप ट्रेंड के बाद ये शायद हैंगिंग मैन होता है या शूटिंग स्टार, मुझे नाम कुछ भी याद नहीं रहते, बट ये एक बियरिश कैंडल है। आप चेक कर सकते हो वो चीज, क्रॉस चेक कर लेना, ये होता है एक बियरिश कैंडल। एक अप ट्रेंड के बाद ऐसी वाली जब कैंडल बनती है, दैट्स अ बियरिश थिंग। तो दिस वाज आवर कॉन्फर्मेशन टू शॉर्ट द स्टॉक फ्रॉम राइट हियर। आपको देखो अभी तक काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाला ट्रेड मैंने तो लिया नहीं था पर्सनली, ये मैंने अभी स्पॉट आउट किया, बट ये वाला जो ट्रेड है ये हमने पर्सनली लिया था 23 अप्रैल के आसपास। सो दैट वाज इट फॉर द जोन्स। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो यार पूछ सकते हो, if anyone has some doubts and issues. आश्रय क्या तेरी आवाज नहीं आ रही? एक बार फ्यूचर क्या तेरी आवाज ब्रेक हो रही है आश्रय। हेलो, हम्म, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार फ्यूचर कंज्यूमर उसको ऑब्जर्व करें। फ्यूचर कंज्यूमर ओके, सो इसमें क्या करना है? इसमें क्या कुछ अच्छा, जोन्स बना के बताऊं? ओके ओके, मुझे लगा कि तुझे कुछ मिला एंड यू वांटेड टू शेयर। ओके, सो यहाँ पे मुझे ओके ओके, श्योर श्योर, नो डाउट। यहाँ पे ये एक जोन मुझे नजर आ रहा है अभी के लिए। तो ये पहले डिमांड जोन बन रहा था, उसकी तरह वर्क कर रहा था, एंड उसके बाद ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करने लगा है। एंड अभी रिसेंटली इसका ब्रेकआउट हुआ है 15 जून को, काफी टाइम हो गया। एंड उसके बाद ये अभी अपने डिमांड और सप्लाई जोन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। एंड एक और जोन हम ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज, ये जोन्स बनाना काफी सब्जेक्टिव चीज है, ये आपको विजुअली ही देखना पड़ेगा। मैं मोस्टली ऐसा करता हूँ, मैं अपना तरीका बता देता हूँ कि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं ना क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट करने का ज्यादा ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाली एक क्लोजिंग प्राइस कनेक्ट कर रखी है, एंड यहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग शायद यहाँ पे क्या, हाँ, क्लोजिंग प्राइसेस को मैं कनेक्ट करने का ज्यादा ट्राई करता हूँ, वो ज्यादा अच्छा मुझे व्यू देता है। नहीं तो आप ऐसे हाईज और लोज को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अपन रेंज बना रहे हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब प्रॉब्लम तब फेस होती है जब हम एक सिंगल प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम जोन बना रहे हैं, हम रेंज बना रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं उस चीज को, उतना कुछ मैटर करेगा नहीं। तो So, इसमें ये देखना साइड पे जब जुलाई पे था हाँ ना, तो इस पे 3 वो आए, 3 स्पॉन्सर नहीं पीछे जुलाई 2020 जुलाई लास्ट ईयर थोड़ा कुछ। हाँ, हाँ ये देख इधर 3 जगह इस जोन में आया था 3 बार, ठीक है ठीक है। है ना। बट फिर जब तीसरी बार आया ऊपर गया भी था, तो मतलब जैसे हाँ तूने बताया कि ट्रेड ले सकते थे अगर वो शो करे ऊपर पैटर्न मूव करना, तो बट जैसे ही लिया उसके नेक्स्ट से डाउनफॉल हो गया कुछ ज्यादा ही। कहाँ डाउनफॉल हुआ? थर्ड टाइम तो ये टच था ना। अच्छा, एक नहीं, थर्ड तो इधर टच हुआ है ना, इस तरफ ये पे फर्स्ट, सितंबर अक्टूबर के बीच में। ओके, सो ये अपना फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड हुआ, और ये अपना थर्ड हुआ ना। टच अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टच होने के बाद वो रिवर्स हुआ? था मतलब एक्चुअली फिर फोर्थ ले ले। हाँ ठीक है, फोर्थ। वो मेरे को लगा नहीं था कि उसको भी गिनते हैं, मुझे जस्ट एक लाइन थी। कोई बात। सो फोर्थ टच यहाँ पे हुआ ना, ये वाली चीज हुई ना फोर्थ टच।
फोर्थ तो यही हुई ना, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, तो यही तो फोर्थ हुई ना। अरे देखना 16 सितंबर से थोड़ा पहले इसी इस एरिया में। ये वाला ना। हाँ हाँ इधर तो जोन यहाँ में आया, फिर जोन हाँ से जोन उठा में आया तो और बुलिश कैंडल भी बनी, करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्लियर कट ट्रेड बन रहा था, सही है। तो यहाँ हमें लॉस हो जाता, तो मैंने ऐसा थोड़ी बोला यार कि नहीं तो 100% वाला। कुछ नहीं हाँ कुछ 100% नहीं बट हाँ हाँ, तो यहाँ पे देख, तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस फिर वर्क करेंगे। हम जो भी ट्रेड्स लेते हैं ना, हमारा ट्रेड लेने से पहले हमारा काफी क्लियर कट रहता है कि हमारा टारगेट क्या रहेगा स्टॉक का एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो वो हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस हमें कैसे लगाना होता है। इसलिए मैंने बोला कि अभी आप ये एक चीज सीख के आप ट्रेड करने मत बैठ जाना, वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। हम यहाँ तक होल्ड करके नहीं रखते, हम यहाँ तक होल्ड करके कभी नहीं रखते स्टॉक। यहाँ पे यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड हम लेते, 10.40 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता, बट हम उसके हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट सेटअप करते। ये वही चीज हो गई ना कि उसने सप्लाई तोड़ा और वो नीचे चला गया। हेलो, ये वही चीज हो गई ना कि उसने सपोर्ट तोड़ा और नीचे चला गया। हाँ तो ये नहीं, यहाँ पे आश्रय का कहना है कि यहाँ पे हमारा होता ट्रेड एग्जीक्यूट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम हाँ ट्रेड बट लेते, स्टॉप लॉस हिट होता ना फिर। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता। हाँ हमारा इसमें लॉस होता है, इस केस में बिल्कुल लॉस होता। तो वही केस है, मतलब हर बार तो नहीं होगा प्रॉफिट, कुछ टाइम लॉस भी होंगे डेफिनेटली, बट हम उसके हिसाब से स्टॉप लॉस अपना हमारा हिट हो जाता। इसमें इस पर्टिकुलर सेटअप में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें लॉस होता। आई एग्री। और किसी को कोई स्टॉक देखना है क्या जिस पे अपन मतलब बना सकते हो? नहीं तो जोन्स में तो बस इतना ही था यार। एक बार डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का लास्ट वीक का देखो। डिक्सॉन, ओके, यही ना। हाँ तो इसमें ये एक जोन अपन बना सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ मुझे इस स्टॉक में फिलहाल तो नहीं दिख रहा। एक्चुअली इसमें मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस लाइन ही ज्यादा अच्छी वर्कआउट करेगी इस जगह पे। जैसे मैंने बोला यार कि हर स्टॉक में जरूरी नहीं कि जोन्स बने ही एंड वर्क करे ही अच्छे से। हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे कि इस केस में डिक्सॉन के में, मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस लाइन ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन बना दी। बहुत सारे स्टॉक्स में मैं जोन्स नहीं बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसमें कौन सी चीज ज्यादा अच्छी वर्कआउट कर रही है। तो साई साई आपने पूछा था नहीं, डिक्सॉन वाला। हाँ तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है अगर हम 4326 इसका पे, जिसका सपोर्ट ब्रेकआउट हो बनाने चुका। सॉरी क्या? अगर हम इसका सपोर्ट बनाने जाए तो जैसे मई और जून के बीच में, हम्म, तो ये भी एक सपोर्ट क्राइटेरिया में आ हाँ सकता है। ये एक सपोर्ट बने, डेफिनेटली ये एक सपोर्ट बने। ये एक सपोर्ट बन जाएगा। बट यार मैं एक चीज एनकरेज करूंगा कि पुराने हिस्ट्री में जाके मत बनाओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस या जोन्स भी। हिस्ट्री में जाके मत बनाओ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं बनाओ। मैं क्लैरिफाई करता हूँ थोड़ा सा कि ऐसे ही जोन्स और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाओ जो कि हमें आगे काम आ सके। जैसे ये वाला अपन ने सपोर्ट बनाया, तो ये हो सकता है अभी हमें ज्यादा कुछ काम में ना आए, बट ये वाला जो रेजिस्टेंस हमने बनाया ये हमें काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ से टेक्निकली ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ एंड ये वापस यहाँ पे टच करने के लिए आए। इस स्टॉक को रीटेस्ट बोलते हैं, इस चीज को, जब कोई ब्रेकआउट होता है वापस आता है एंड वापस यहाँ से जाता है, दैट्स कॉल्ड रीटेस्ट इन टेक्निकल टर्म्स। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। ये वाली लाइन हमारे लिए उतनी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं अभी,
पहले अगर हम बना लेते कभी मई वगैरह में, तब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट, अभी तो ये रेलेवेंट है नहीं। और कोई स्टॉक किसी को बताना है एक डाउट था। हाँ शाश्वत ये अच्छा सॉरी, एक मिनट, राघव समृद्ध कुछ बोल रहा हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अपन ये जब भी जोन्स बनाते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो टच डाउन उसके टाइम पे कौन सा चार्ट ज़्यादा बेटर है, मतलब ऐसे मैक्सिमम टाइम वाला जैसे वीकली डेली वाला बेटर होगा या ऐसे 5 मिनट 15 मिनट वैसे वाले? ट्रेडिंग का टाइम होराइजन क्या हेलो, हाँ हेलो, डिपेंड करता है चार्ट का टाइम फ्रेम क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स योर टाइम होराइजन। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है देन 15 मिनट्स 5 मिनट्स होगा आपका टाइम फ्रेम। अगर आपको 30 डेज 20 डेज 45 डेज के अंदर अंदर रखना है अपना ट्रेड, तो डेली होगा आपका टाइम फ्रेम एंड 2 आवर्स 3 आवर्स 1 आवर ये यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए लाइक 3 मंथ्स 2 मंथ्स ऐसा, तो आपको वीकली रखना चाहिए एंड डेली यूज कर सकते हो, वीकली और डेली साथ में। अगर उससे भी ज्यादा चाहिए लाइक 1 ईयर 1.5 ईयर्स, तो फिर आई वुड सजेस्ट गो टू मंथली चार्ट। सब में सेम ही कंसेप्ट सेम ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, बस टाइम फ्रेम चेंज होते जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद हायर टाइम फ्रेम्स, डेली वीकली मंथली, इन्हीं से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे अडेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर 5 मिनट 15 मिनट में जाओगे तो हर 15-20 मिनट में आपको ट्रेंड चेंज करते रहना पड़ेगा, सो इट्स रियली हेक्टिक। तो स्टार्ट करो विद डेली वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स, अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, काफी अच्छे स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं। और इंट्रा में आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 3 टाइम फ्रेम देखें। हाँ, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे तो आ जाएंगे बाद में। शाश्वत आज का हेवल्स भी दिखा सकते हो। हाँ हैवल्स। और किसी को अगर कोई स्टॉक देखना है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि तुम में से कोई अगर कोई स्टॉक बोलो तो वो देख लेता, नहीं तो एक फिर समृद्ध, तेरी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। जेन इरिगेशन सिस्टम। क्या इरिगेशन? जेन इरिगेशन सिस्टम। जे इरिगेशन, JAIN जेन जेन। जैन। सो वीकली पे चलते हैं। इसमें मुझे कोई जोन तो नहीं नजर आ रहा है यार, ट्रेंड लाइन बनाने की ट्राई कर सकता हूँ। ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनेगी, बट ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है नहीं, मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। इसके अलावा मुझे तो और कोई लाइन नजर नहीं आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये जो मैंने बनाई है ये भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, इस पे मैं नहीं ट्रेड करूंगा पर्सनली। हो सकता है कुछ लोग करना चाहें, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं भरोसा हो रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। और कोई जोन्स तो इसमें बन नहीं रहे, जोन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। डेली टाइम फ्रेम पे आने का ट्राई करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम भी कोई जोन्स तो नहीं दिख रहे यार मुझे। ट्रेंड लाइन एक ये बनाने का ट्राई कर सकता हूँ, बट अगेन ये काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन फिर भी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वाले से। इस वाले ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अपन ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये पहले सपोर्ट बन रही थी, बार बार सपोर्ट बनी है ये, एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ ये रेजिस्टेंस बन रही है फिर, एंड वापस से ये यहाँ पे सपोर्ट ले गई है। हाँ, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम काम कर सकते हैं इसमें। ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, इसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कंबाइनिंग इट विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सम इंडिकेटर्स ऑलवेज। सिर्फ ट्रेंड लाइन और जोन्स देख के मैं कभी नहीं ट्रेड करता हूँ, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू आल्सो। किसी के साथ कंबाइन हमें जरूर करना पड़ेगा इस चीज को। ओके ठीक है, तो एक चीज सेशन एंड करने से पहले हम लोग ने एक ग्रुप बनाया टेक्निकल एनालिसिस का, एंड वो ग्रुप क्यों बनाया मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो हम तो आपको बता दिए 1 घंटे में सपोर्ट जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट मेन
काम है इनको स्पॉट करना। नेकेड चार्ट्स में ये स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो बिगिनर्स होते हैं। सो ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ ट्रेंड लाइन बना देना काम नहीं है, वो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए। आज के डेट में अगर 20-30 स्टॉक्स अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे हार्डली 5 या 7 या 10 स्टॉक्स ही मिलते हैं जिसमें से स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन्स और ट्रेंड लाइंस बनते हैं। नहीं तो मोस्टली में मेरे ऐसे टाइप के बन जाते हैं जो मतलब उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, पावरफुल नहीं है, जिसमें मुझे नहीं मजा आता। तो इस चीज के लिए यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, रेलेवेंट ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन्स बना सकते हैं। तो वही प्रैक्टिस प्रमोट करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया टेक्निकल एनालिसिस का, उसकी लिंक मैं शेयर करता हूँ अभी चैट में। सो उसमें आप अपने शेयर करना जोन्स बना के, उनके स्क्रीनशॉट डालना, किस पैटर्न में डालना है मैं वो मैसेज में डाल दूंगा उसी ग्रुप के। एंड हम उसमें से फिर बता देंगे आपको कि आपने सही बनाया है कि नहीं, या गलत बनाया, या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी जब भी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट नए नए बनाना स्टार्ट करोगे। सो आई वुड एनकरेज यू टू पोस्ट योर स्क्रीनशॉट्स ऑन देम एंड उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन कि कौन सा टिकर है, कौन सा टाइम फ्रेम है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्क्रीनशॉट के साथ, वो मैं बता दूंगा। तो ये अपन करते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज रात तक मुझे 10-20 स्क्रीनशॉट्स तो आ ही जाएंगे, गिवन दैट हमारे 16 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हैं। एंड ये वाला ग्रुप यार प्लीज सिर्फ उन्हीं लोग ज्वाइन करना जिन लोग को जेन्युइनली इंटरेस्ट है, जो प्रैक्टिस करोगे, जो एक्टिव रहोगे उस ग्रुप पे, जो अपना एनालिसिस शेयर करोगे वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है यार टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि पैटर्न फाइंड आउट करना है, हमें दिखना चाहिए नेकेड चार्ट में कहाँ क्या बन रहा है, और स्टार्टिंग में वो नहीं दिखेगा, वो 100-200 स्टॉक्स देखने के बाद ही वो चीज़ समझ में आती है। सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप, हम वहाँ पे बता देंगे हमारे हिसाब से कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो मैं लिंक उसकी शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। सॉरी यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, रियली सॉरी फॉर दैट। मैं एक्चुअली प्लान नहीं करके आता हूँ कि कितना क्या बोलना है, बस बोल देता हूँ। सो ऑलराइट, तो यही वो वाला ग्रुप का लिंक है जो मैंने शेयर किया अभी। तो आप अगर यार जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो प्रैक्टिस करने में तभी ज्वाइन करना, हम ये वाला ग्रुप काफ़ी क्लोज रखने का ट्राई करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड है। मैं ये वाला और कहीं पे भी शेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहीं के मीटिंग चैट्स में करूँगा। एंड एक और चीज़ है, अगर ये वाला ग्रुप एक्टिव रहता है ना, अच्छे से एक्टिव रहता है, तो हमने एक इवेंट प्लान करके रखा है। तो वो इवेंट मैं तब डिस्क्लोज करूंगा जब ये वाला ग्रुप एक्टिव हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस वाला ग्रुप, अगर लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तभी डिस्क्लोज करूंगा, ऐसा नहीं कि मुझे हाइप बढ़ाना है, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इवेंट हमने प्लान करके रखा है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब जोन्स बनाना है, आपको टेक्निकल के बारे में थोड़ी सी साउंड नॉलेज हो, तभी उस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूँ इवेंट का कि अगर आपके डीमैट अकाउंट नहीं है एंड आप अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। आपको सिर्फ एनालिसिस करना है अपना फ्री में, एंड यू विल गेट अ चांस टू विन सम मनी। ओके, यू विल गेट टू अर्न सम मनी ऑन योर एनालिसिस इफ योर एनालिसिस वर्क्स प्रॉपर। उसके क्या रूल्स होंगे, कैसे करके एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा बहुत डिटेल में। बट फॉर दैट अगर ये ग्रुप एक्टिव रहता है तभी टेक्निकल एनालिसिस वाला, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, जोन्स बनाना, फाइंड आउट करना सपोर्ट रेजिस्टेंस, तभी आप वो इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे यार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोग थोड़ी 2-5 सेकंड के लिए अगर कैमरा ऑन कर सकते हो, वी वुड रियली लाइक टू द स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू वेद, थैंक यू सोहम, राघव तो तुम नंबर हो, तुम्हें नहीं थैंक यू मिलेगा।
वेद तुमने कैमरा ऑफ कर लिया क्या? तुम दिख नहीं रहे हो। ठीक है। ओके थैंक यू। सो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, प्लीज ऑफ मत करना, एक मिनट स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। I will end the session. See you tomorrow. थैंक यू शाश्वत। Thank you Thanks, Ashwath. Thank you, Soham.